बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम 4 एग्जांपल्स हैं चैप्टर नंबर 1 की और इसी से रिलेटेड 5 न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, तो उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो एग्जांपल 1.1 देखिएगा। कहता है जी कि लेंथ है, ब्रेथ है एंड थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। एक मेटल की शीट है, यूँ समझिए एक शीट है, तो इसको थोड़ा सा सही ड्रा कर लेते हैं यूँ। तो ये लेंथ उसने दी हुई है जो ग्रीन से शो की है, और ये ब्रेथ दी हुई है, और ये उसकी थिकनेस या हाइट दी हुई है। तो वॉल्यूम कहता है आपने निकालना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, बाद में देखते हैं कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो शीट का वॉल्यूम जो 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, हमने देखा है उसका वॉल्यूम आप इस लेंथ को इस लेंथ के साथ और फिर इन तीनों लेंथों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये हाइट या थिकनेस। तो ये इसने वॉल्यूम का फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, आप देखें लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, और ये दी हुई है उसकी थिकनेस। थिकनेस देखें सेंटीमीटर में दी हुई है, बाकी सारी चीज़ें देखें मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो जो लेंथ होती है उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। तो आप इसको भी क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करना है, आपने प्रीफिक्सेस याद कर लेने हैं सारे। और आपको पता है कि जो एक सेंटी है वो होता है 10 की पावर -2। ठीक है, तो इस सी की जगह पे सिर्फ 10 पावर -2 लिख देंगे, तो आप देखेंगे बाकी सारा 0.95 भी ऐसे ही आ गया, और ये -2 आ गया साथ, और ये मीटर आ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया। तो अब इसमें वैल्यूज़ रख के आप सिंपल मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू होगी, शायद इससे भी बड़ी आ जाए कोई। ठीक है, अब आधा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आपने अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आपने जो है ना वो फाइंड करना। हमें कैसे पता चलेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपने ये करना है कि वॉल्यूम आया कैसे है, वो 3 चीज़ों से आया ना, लेंथ ब्रेथ और उसकी हाइट से आया है। तो आपने ये तीनों वैल्यूज़ में देखना है, इन तीनों वैल्यूज़ के अंदर आपने देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर है। तो ये पहली लेंथ के अंदर देखिए जी 1, 2 और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें देखें 1, 2 और 3 है। इसमें देखें तो 1 और ये 2 हैं। ये 0 जो लेफ़्ट साइड पे होता है डेसिमल के, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो इसके अंदर 2 हैं, तो हमारे सबसे कम 2 वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो लेफ़्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है। ये देखिए 1 और 2, यहाँ तक का आपको आंसर चाहिए। इससे आगे आपने जो है वो सारा ख़त्म कर देना है। तो आगे देखिए क्या है, 5 है। तो राउंड ऑफ करने के टाइम हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर तो 5 हो, जिसको आप ख़त्म करे हो 5 हो, और पीछे उसके ऑड नंबर हो, अब 3 ऑड नंबर है, तो हम क्या करते हैं, 1 का जो है उसमें इजाफा कर देते हैं, और ये हो जाएगा जी 2.4। ठीक है, और ये पावर साथ में ऐसे ही आ जाएगी -2 मीटर क्यूब। तो ये देखिए जी आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 1.2 में कहता है कि मैस ऑफ अ मेटल बॉक्स। एक मेटल का बॉक्स है, मेजर्ड बाय लीवर बैलेंस। एक लीवर का बैलेंस है जिसके साथ उसको मेजर किया गया है, और मेटल का जो बॉक्स है कह लें कि उसका मैस कहता है जी आया है आपके पास 3.25 kg। ठीक है, फिर कहता है जी 2 सिल्वर कॉइन्स, 2 जो हैं वो चांदी के सिक्के हैं, जिनका मैस क्या है 10.01 ग्राम्स एंड 10.02 ग्राम। अब इनको जो है वो बीम बैलेंस से मेजर करके उसने एक और तरह का बैलेंस है जिसके साथ मेजर करके उसने उनके अंदर ऐड कर दिया है, यानी कि यहाँ पर मेटल बॉक्स के अंदर उसने 2 सिक्कों को रख दिया है। अब कहता है व्हाट इज़ नाउ द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स। तो मैस जो है इस बॉक्स का टोटल मैस कितना हो गया। जाहिर है कि इस बॉक्स के मैस के अंदर हम ये सिक्कों का मैस ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैस निकल आएगा। ये काम तो बड़ा आसान है, लेकिन आगे उसने जो कहा है कि अप टू दी अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक आपने बताना है। तो यानी कि जो जितने सिग्निफिकेंट होंगे आपने सिर्फ वहाँ तक बताना है। तो हमने देखा है कि जब एडिशन के केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जो रीडिंग जो होती है, जो वैल्यू होती है जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होती हैं ना, हमारे आंसर के अंदर भी
उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, ठीक है। अब एक रीडिंग है 3.25 kg है ये, ठीक है, और ये ग्राम्स में दिए हुए हैं, तो इनको कन्वर्ट करेंगे 100,000 के साथ, इनको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर उसने किया हुआ, ये पहले को उसने डिवाइड किया हुआ है तो ये देखें ये आ गया, दूसरे को उसने डिवाइड किया हुआ है तो ये आ गया। अब ये हमारे पास तीन जो हैं हमारी वैल्यूज़ हैं, इनके अंदर देखें ये ऐड हो रही हैं ना आपस में, तो इनमें देखें कि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस क्या किसके अंदर है। डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट होता है इसके बाद वाली जो प्लेसेस होती हैं, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है 2, और ये इस टाइम 5 जो है ये सेकंड डेसिमल प्लेस पे पड़ा हुआ है। इस तरह यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डेसिमल प्लेसेस हैं, और इसके अंदर देखें 1 2 3 4 और ये 5 है। तो सबसे कम किस में है, सबसे कम इसके अंदर है, इसके अंदर दो डेसिमल प्लेसेस हैं सिर्फ, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया है कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ रहा है जी, ये आ रहा है। इसके अंदर भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर होना चाहिए पॉइंट के बाद, यानी कि 1 और 2 यहाँ तक आंसर होना चाहिए। तो आगे वाला जो है जी उसको क्या करेंगे हम, उसको कर देंगे जी ख़त्म कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखें जब ख़त्म करना है तो ये 0 है ना, 5 से छोटा है, तो इसको ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। तो आपका आंसर आ गया 3.27 kg। तो ये आपका टोटल मैथ उसने लिखा हुआ है 3.27 kg। नेक्स्ट देखें जी एग्जांपल 1.3 है, इसमें कहता है जी कि डायामीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटालिक सिलेंडर मेजर्ड। ये आपने ध्यान से सुनना है, इसके रिलेटेड ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल भी है ये ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। आपने क्या क्या उसने दिया हुआ है, डायामीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर। तो एक सिलेंडर बना के देख लेते हैं जी। सिलेंडर है यूँ, इस शेप का होता है ना जैसे ड्रम होता है, तो यूँ हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है। उसने कहा जी कि इसका डायामीटर दिया हुआ है, यानी कि इसके क्रॉस सेक्शन का ये वाला पार्ट दिया हुआ है डायामीटर, वो कितना दिया हुआ है डायामीटर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट, ये है 1.2 सेंटीमीटर डायामीटर दिया हुआ है। तो डायामीटर की वैल्यू हो गई हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। और उसने कहा है जी एंड लेंथ, और उसकी लेंथ दी हुई है 3.35 सेंटीमीटर। तो ये है जी उसकी जो लेंथ है, ये कितनी है जी 3.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो आपसे कहता है कैलकुलेट क्या करना है जी, आपने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड अनसर्टेनिटी इन इट। दो पार्ट हैं, पहला काम है आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं याद तो कोई मसला नहीं, आपको ये पता है कि इस सर्कल का, ये जो सर्कल होता है इसका ये सारा एरिया, इधर से देखते हैं ये एक सर्कल है, तो इसका ये जो एरिया होता है सर्कल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अगर इसके ऊपर ही मैं एक और सर्कल बना दूं, बिल्कुल इसके ऊपर बना दूं, ठीक है, तो अब ये दोनों स्पेसिस होंगी, ये कितनी होंगी 2 पाई आर स्क्वायर। एक और बना दूंगा बिल्कुल इसके ऊपर, तो ये 3 पाई आर होंगी ना, ऐसे ही। अब ये रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अब ये इस सारी एल लेंथ का, एल लेंथ के ये सारे सर्कल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस सारी को हम एल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर का फार्मूला, क्या है जी पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। अब आपने ये यूज़ करना है। आर आपको गिवन नहीं है तो आपको जो गिवन है आपने वो वाला फार्मूला बना लेना है। आपको डायामीटर गिवन है और आपको पता है कि रेडियस जो है वो क्या होता है डायामीटर का हाफ। ये आपको डायामीटर गिवन है ना, ये जो रेड से है शो हो रहा है, तो रेडियस कितना होता है यहाँ से लेके एक सर्कमफेरेंस लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, तो वो क्या देखें आप डायामीटर का हाफ है ना। तो इसको करेंगे अब यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, पाई आर की वैल्यू d/2 पुट करेंगे, d/2 का स्केयर एल, तो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला बन गया पाई d²/4 और ये एल। इस फार्मूले के अंदर आपके पास पाई की वैल्यू भी आती है, डी की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है, तो आप रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आएगी ये, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं अभी हम।
आपने देखा जी वॉल्यूम का फार्मूला ये है, तो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपके पास जो भी फार्मूला गिवन है ना, उसमें आपने देखना है कि चीज़ें जो हैं वेरिएबल जो हैं वो प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं। अभी हमारे केस में ये देखें डी स्क्वायर एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस डी स्क्वायर के अंदर जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको अगर आप प्लस कर दोगे लेंथ के अंदर जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इन लेंथ, तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी वॉल्यूम के अंदर। ठीक है जी। अब डी स्क्वायर के अंदर अनसर्टेनिटी निकालने का तरीका क्या है, अब डी स्क्वायर के अंदर ये पावर फैक्टर भी है, तो पावर फैक्टर के केस में अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है, जितनी उसकी पावर होती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, पहले हमारा काम है अनसर्टेनिटी निकालना किसके अंदर, डायामीटर के अंदर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर। वो कैसे आएगी जी, फार्मूला उसका लिखें लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और उसको मल्टीप्लाई करवा दें 100 के साथ। अब लीस्ट काउंट कितनी है उसने गिवन दी हुई है कि वर्नियर कैलिपर जो है उसकी लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम रखते हैं जी 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, यानी कि डायमीटर की मेजर की हुई वैल्यू कितनी आई थी भला 1.25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे जी 1.25 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। ये हो गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला। तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज के अंदर, तो वो वैल्यू आपके पास आई है जी 0.8। ठीक है जी, वो वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.8% आ गई है। ये आपके पास अनसर्टेनिटी आई है डायामीटर के अंदर, डी के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या निकाल ली है, डी स्क्वायर के अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो पावर फैक्टर है, तो इसको क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जब हमने निकालनी है डी स्क्वायर के अंदर, तो इसको डी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.6% हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा इतना काम हो गया, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी डी स्क्वायर में निकाल ली, पीछे बच गई लेंथ के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, तो लेंथ के अंदर भी अनसर्टेनिटी का वही परसेंटेज वाला जो अनसर्टेनिटी का फार्मूला है इन इन लेंथ, वो होगी जी लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। लेंथ उसने मेजर की है बेटा वर्नियर कैलिपर के साथ। ठीक है, तो उसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर ही होगी, डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू के साथ, कितनी मेजर करके इसको लेंथ आई है 3.35 सेंटीमीटर आई थी, तो यहाँ पर रखेंगे 3.35 सेंटीमीटर और ये साथ में 100 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आंसर आएगा आपका 0.3%। ठीक है, तो ये आ गया जी 0.3% मेरे पास अनसर्टेनिटी आ गई है हमारे पास, ये लेंथ के अंदर आ गई अनसर्टेनिटी और ये डी स्क्वायर के अंदर भी आ गई। अभी देखें वॉल्यूम के फार्मूले में डी स्क्वायर और ये लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे, 1.6 में 0.3 ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.9%। आपकी जब आंसर आया है उसके अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है, ये आपका जो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया होगा ना इस फार्मूला के साथ अंदर वैल्यूज़ रखे, तो उसके साथ ये वैल्यू आई होगी, तो उसके अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अब हमने इस परसेंटेज को ख़त्म करके प्लस माइनस की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का देखिए इस वैल्यू में 1.9% अनसर्टेनिटी है ना, तो इस वैल्यू का 1.9% कितना होता है वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, इस वैल्यू को आपने क्या करना है जी, आपने करना है इस सारी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 1.9 पे के साथ और डिवाइड कर देना है 100 के साथ, क्योंकि 1.9%, सेंट मीन्स 100 में से 1.9, तो ये आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 0.01। तो फिर साथ में इसके जो वॉल्यूम के यूनिट्स, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमने सेंटीमीटर के अंदर लगाई थी और इसलिए हमारा आंसर वॉल्यूम का आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.4। इसमें जो डिमेंशनल एनालिसिस है ना उसको यूज़ किया हुआ है। डिमेंशनल एनालिसिस में हमने जो हमारे रिलेटेड मैकेनिक्स में मोस्टली जो है ना एम मैस लेंथ और टाइम MLT ये वाला सिस्टम यूज़ हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ डायमेंशंस के साथ हमें इतना पता होगा कि कोई क्वांटिटी
किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और हम डायमेंशन को यूज़ करके उसका एग्जैक्ट फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। चलें कोशिश करते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर है जी, वो कहता है कि आपने डिराइव करना है फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकालना है। रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग दी सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। एज्यूमिंग डैट, आपने ये एज्यूम करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड यूनिफॉर्म स्पीड। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फार्मूला निकालना कहता है 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हम डिपेंडेंसी निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होगी कुछ मैथ्स के, हमें नहीं पता मैथ्स की पावर, अब वो ऐसे भी तो हो सकती है, उसकी पावर 1 हो, उसकी पावर 2 हो, 3 हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 1/m हो, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो हम m लिख के ना, जनरली हम m लिख के तो उसके ऊपर a लिख देते हैं कि a की वैल्यू अगर -1 होगी तो वो 1/m बन जाएगा, 1 होगी तो 1 होगा, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने वैसे लिख दिया, हमें अभी नहीं पता तो a लिख दिया, ठीक है। सेकंड वो कहता है रेडियस ऑफ दी सर्कल पे डिपेंड कर दी है, ठीक है जी, तो इसके भी लिख लेते हैं, r लिख लेते हैं, और इसकी हमें नहीं पता किस पावर पे डिपेंड करती है तो b लिख देते हैं, इसका कोफिशिएंट ऊपर पावर में, पावर फैक्टर। फिर कहता है जी यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, तो v की पावर भी हमें नहीं पता तो c लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिर्फ गिवन है, इसके साथ अब हमने यूज़ करके ना फार्मूला निकाल लेना। अच्छा जी, यहाँ से देखें ये उसने लिख दिया। अब कहता है जब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं तो साथ कुछ कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट नंबर आ गया, ठीक है जी। फिर है जी आगे साथ में सारा कुछ वैसे ही आ गया। अब उसने क्या किया, ये फोर्स की डायमेंशंस, ये फोर्स की डायमेंशन लिखी हुई हैं, अगर आपको नहीं आती, भूल गए हैं, तो आपको फोर्स का फार्मूला तो आता ही होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m में। यहाँ पर आप एक्सेलरेशन आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी आपको पता है बेटा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पर d/t लिख देंगे, तो टोटल फोर्स का हो गया md/t²। इन डायमेंशन में आएगी फोर्स, यानी कि मैस की डायमेंशन हो गई हमारे पास m, डिस्टेंस मीटर में होता है, लेंथ होती है तो l, और t की पावर 2 है, और नीचे है तो t-2 हो गया, ml t-2, ये आपके पास आ गई हैं जी यहाँ पर फोर्स की डायमेंशंस, ठीक है जी। अच्छा, इतना आपके पास हो गया। फिर आपने देखना है जी m की, इस साइड पे देखें क्वेश्चन के अंदर m था, v था और r था। m की डायमेंशन भी आपको पता है मैस है, तो m कैपिटल M, और उसकी पावर देखें a आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखें वेलोसिटी है v, वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी जैसे कि अभी पीछे लिखा था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है ना, तो d की लेंथ है और t क्या है टाइम, तो लेंथ और t LT -1 हो गई, ऐसे होगा ये यहाँ पे जैसे इसने लिखा हुआ है, और ये साथ उसकी पावर b जो है ये बाहर आ गई है, ठीक है। और फिर r जो है ये रेडियस, ये भी तो कोई लेंथ है, ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन भी l आ गई और ऊपर पावर c आ गई। तो हमारा इतना काम हो गया अभी यहाँ तक, इस स्टेप तक। चलें आगे देखते हैं क्या करता है। अब हमने कंपेयर करना है ना लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड को कंपेयर करने के लिए देखें वहाँ पर m है, l है और t है, तो इस साइड पे भी वैसे का ही बना के कुछ करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इन सारी डायमेंशंस को कंबाइन कर देते हैं। m एक ही है ना, तो m ही रहेगा। l यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हमने देखा जब दो ऐसी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते थे जिनकी बेसिस सेम होती थी, तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं ना। यहाँ पर देखें इसकी पावर क्या है, ये b से मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर b है, और यहाँ पर l की पावर c है, तो यहाँ पर l की पावर क्या आ जाएगी, b+c आ गई, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर पीछे a की t बचा, t ये b अंदर मल्टीप्लाई हुआ t की पावर के साथ, तो -b आ गया। अब आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड को राइट साइड के साथ कंपेयर करें। लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो m की पावर 1 है, तो इसका मतलब इधर भी m की पावर 1 ही होनी चाहिए, तो a आपके पास आ गया 1। और देखें जी क्या है आपके पास, और ये है कि l की पावर इस साइड पे क्या है 1 है, तो इस साइड पे देखें l की पावर क्या है b+c, तो इसका मतलब क्या है, ये इज इक्वल टू बताता है कि b+c को 1 के इक्वल होना चाहिए, इतना लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमें c नहीं पता, b नहीं पता, तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं, इस साइड पे देखें जी -2, t की पावर -2 है, इस साइड पे t की पावर -b है, तो -2 इज इक्वल टू -b, यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, और b इज इक्वल टू आ गया आपके पास
2, बी की वैल्यू भी आ गई। अब इस बी की वैल्यू को उठा के रखें यहाँ पर, तो 2 + c = 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये 2 दूसरी साइड पे जाके -2 होगा, ये प्लस है, c की वैल्यू आपके पास आ गई -1। a भी आ गया जी, b भी आ गया और c भी आ गया। तो अब ये जो आपने स्टार्ट में फार्मूला लेट किया था, इसके अंदर अब वैल्यू लगा दे, लगा के देखते हैं। ये कांस्टेंट है और m की, a की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो m की पावर 1, और v की पावर b की वैल्यू कितनी आई है जी, b की वैल्यू आई है 2। ठीक है, m ये v² हो गया जी, और r की वैल्यू, r की पावर c है, तो c की वैल्यू कितनी आई थी -1, तो c की वैल्यू रख देते हैं जी पावर -1, सॉरी r की पावर होगी, ये r की पावर -1 होगी। अब पावर -1 हो तो वो नीचे जाके +1 हो जाती है ना, ये नीचे जाके +1 होगी। अब ये देखें, ये वो फार्मूला नहीं है जो आप पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv²/r। तो ये सिर्फ आपने डायमेंशनल एनालिसिस करके ही आपने कोई बता दिया, फार्मूला निकाल लिया। यहाँ पे देखें, तो ये कांस्टेंट जो है उसको 1 कर दिया उसने। ठीक है, कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, ये निकल नहीं सकती इसके साथ, डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। ये इसने लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट्स करके ही, बार बार रिपीट करके, तो एक्सपेरिमेंट से ही निकाली जाती हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करके फाउंड हुआ कि उसकी वैल्यू 1 है, तो पीछे फिर उस सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बच गया mv²/r।